डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इन्वेंट्री कंट्रोल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दो टर्म आ रही है, एक तो है इन्वेंट्री, दूसरा है कंट्रोल। तो इनको पहले समझ लेते हैं कि इन्वेंट्री क्या है, और फिर कंट्रोल का तो यही है कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। ठीक है ना। तो इन्वेंट्री बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो स्टॉक जो होता है उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। कोई भी चीज़ का स्टॉक रखना, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो, चाहे हर एक स्टेप में कहीं मशीन में जब इन प्रोसेस में भी जो मटेरियल पड़ा रहता है, तो वो क्या है कि वो कहलाती इन्वेंट्री कहलाती है। तो इस तरह से जो स्टॉक जो हमारे पास होता है उसको कहते हैं इन्वेंट्री। और इसको कंट्रोल करना, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, कम भी नहीं हो, एक निश्चित क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। अब ये क्यों ऐसा ज़रूरी है ये हम देखते हैं। तो पहले तो आ जाता है कि इन्वेंट्री क्या है। तो द टर्म इन्वेंट्री मीन्स द वैल्यू और अमाउंट ऑफ मटेरियल और रिसोर्सेज ऑन हैंड। आपके हाथ में कितना रिसोर्सेज या मटेरियल आपके पास है। ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्ट भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती है जो स्टोर वगैरह में इकट्ठी है। ठीक है ना। तो ये कितना है वो कहलाता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज द प्रोसेस बाय विच इन्वेंट्री इज मेजर्ड एंड रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स एज इकोनॉमिक लोड साइज होती है। इन्वेंट्री कंट्रोल ये है कि हमारे को इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना। क्वांटिटी को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है कि देखें, ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा अगर स्टॉक रखेंगे तब हमारे को दिक्कत आएगी कि उस स्टॉक को संभालना, उसमें हमारा कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट लगा रहता है, तो पैसा भरसा रहेगा। ठीक है। उसको संभालने के लिए उसकी स्पेस भी चाहिएगी, इसकी सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा होगी तो वो खर्चा बढ़ेगा। ठीक है। और कम रखेंगे तो क्या होगा कि मान लो कभी हमारे पास सप्लाई में शॉर्ट सप्लाई हुई, तो हमारे को मटेरियल की ज़रूरत है, तो उस केस में हमारे पास जो स्टॉक में है उसको हम काम में लेंगे। तो इस तरह से शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इसकी क्वांटिटी को हमारे को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना जरूरी। तो ये क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए एक जनरल टर्म काम में लेते हैं, इकोनॉमिक लोड क्वांटिटी। इकोनॉमिक लोड क्वांटिटी, ये लोड साइज कि कितना कम से कम इतना स्टॉक हमारे को रखना चाहिए एक इकोनॉमी। ये आगे हम एनालिसिस में निकालेंगे कि इकोनॉमिक लोड साइज या इकोनॉमिक ईओ क्यू जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होती है, हम आगे निकालेंगे इसको। ठीक है ना। तो इन्वेंट्री कंट्रोल परटेन्स प्राइमरी टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी सिस्टम एंड प्रोसीजर इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो सिस्टम है, जो पॉलिसीज है, जो प्रोसीजर लगाएंगे वो कहलाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल टू मीट अनफोर्सिन एंड फ्यूचर डिमांड ड्यू टू वेरिएशन इन फोरकास्ट। मतलब कोई भी, अब बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमारा जो फोरकास्ट किया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग तो ले लेंगे, लेकिन कई बार वेरिएशन होता है, कई बार डिमांड बढ़ गई या डिमांड जो भी कम हो गई, तो या आपने मटेरियल मंगवाया टाइमली आपको नहीं मिल पाया, तो हमारे पास स्टॉक में वो चीज़ होनी चाहिए। तो अनफोर्सिन इस तरह के जो वेरिएशन है तो उस चीज़ को वो कर पाए, उसको कोप अप कर पाए। ठीक है ना। टू टू एवरेज डिमांड फ्लक्चुएशन ड्यू टू सीजनल और साइक्लिक वेरिएशन। कई बार मतलब डिमांड फ्लक्चुएट भी होती है कि सीजन में पर्टिकुलर की ये, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे को इन्वेंट्री हमारे पास, जैसे फिनिश ये दुकान में हमारे पास अगर सामान इकट्ठा पड़ा है तो एक पर्टिकुलर सीजन में जब डिमांड बढ़ती तो हम उसको दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा तो हमारे को ऑर्डर करेंगे, वो आएगा तब हम उसको सप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें कई बार क्या कस्टमर हमारे को छोड़ के जा सकते हैं। तो टू मीट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट टाइमली, कस्टमर को टाइमली हम वो चीज़ डिलीवर कर पाएँ इसलिए ज़रूरी है। ठीक है। सेटिस्फैक्टरली उसको पहुंचा पाएँ। टू स्मूदन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस को, अब जैसे प्रोडक्शन में भी हमारे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री नहीं है, अगर रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो हमारा आगे का प्रोडक्शन सारा रुक जाएगा। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी स्मूथली चलता रहे, वो ज़रूरी है। टू फैसिलिटेट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स ऑन द सेम फैसिलिटी। एक ही फैसिलिटी पे, जैसे अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ पे मशीन पे जो काम आ रहा है तो वहाँ पे भी जो मटेरियल आ रहा है उसकी भी इन्वेंट्री जरूरी है, ताकि उस मशीन पे वो काम कंटिन्यूस चलता रहे। टू गेन इकोनॉमी ऑफ द प्रोडक्शन, इस इकोनॉमी को प्रोडक्शन एंड परचेज इन लोड्स, मतलब कितने लोट में, कितनी लोड साइज में हमारे को कोई परचेज करना चाहिए ताकि वो हमारे को इकोनॉमिक पड़े, इस चीज़ को भी हम इन्वेंट्री कंट्रोल से निकालते हैं। और आता है इसका है टू रिड्यूस लॉस ड्यू टू चेंजेस इन प्राइजेज ऑफ इन्वेंट्री आइटम।
कई बार क्या है कि हमने स्टॉक तो कर लिया लेकिन उसकी प्राइजेज में भी कई बार वेरिएशन आता है, तो उन चेंजेस को भी हमारे को ओवरकम करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमारे को इन्वेंट्री को कंट्रोल रखना, मतलब एक निश्चित क्वांटिटी होनी भी चाहिए और उस हिसाब से। टू मीट टाइम लेग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कई बार जो ट्रांसपोर्टेशन में मटेरियल जाता है या आता है तो उसमें कई बार डिले हो सकता है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक निश्चित स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। टू मीट टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कई बार टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से काम चल रहा है मशीनों का, कोई मशीन ख़राब हो गई या मेंटेनेंस में आ गई तो वहाँ वर्क नहीं होगा, तो उससे आगे का सारा वर्क रुक जाएगा। तो हम ये है कि उसके आगे के प्रोसेस में अगर इन्वेंट्री पड़ा तो आगे का वर्क चलता रहेगा, जैसे ये मशीन ठीक होगी आगे अपना सप्लाई दे देगी। तो इस तरह से हर स्टेज पे इन्वेंट्री की जरूरत होती है। टू बैलेंस वेरियस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सच एज ऑर्डर कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इनको हमारे को बैलेंस करना होता है। इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब बार बार जब हम हर बार नया माल मंगवाएंगे तो उसके लिए ऑर्डर करना, तो ऑर्डर कॉस्ट को रिड्यूस करना। हर बार मशीन को जब सेटअप करेंगे तो उसके साथ कितना लगाना, तो सेटअप कॉस्ट को कंट्रोल करना। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का मतलब हमारे पास अगर स्टॉक पड़ा है तो उसके कारण से क्या कॉस्ट इनकर हो रही, कितनी कॉस्ट हमारे बन रही, वो देखना है, ठीक है ना। टू बैलेंस स्टॉक आउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कई बार हमारा अब जैसे हमने इन्वेंट्री नहीं रखी और हमारा मटेरियल खत्म हो गया तो अब हमारा को क्या उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसका एस्टिमेट भी हमारे को पास होना चाहिए ताकि हम उसको और देख पाएँ कि क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। टू मिनिमाइज लॉसेज ड्यू टू डिटोरिएशन, ऑब्सिलेंस एंड डैमेज, ठीक है। कई बार क्या माल हमारे पास स्टोर में हमने इकट्ठा कर लिया और वो डिटोरिएशन से ख़राब हो गया टाइम के साथ, कुछ सामान ऐसे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं तो हम उसको काम में, या ऑब्सिलेंस के मतलब आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ फैशन हो गए। जैसे कोई आपने रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान खोल रखी है, आपने सामान ला के अच्छा डाला और पता चला कि वो तो अब आउट ऑफ फैशन होगी, चीज़ बिकी नहीं रही है, तो वो आपका जो स्टॉक है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो इनको मिनिमाइज करने में काम आता है कि हमारे को कितना स्टॉक रखना चाहिए, ठीक है ना। टू स्टेबलाइज एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव लेब और आवर रिलेशंस बाय इन्वेंट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मशीन एफर्ट। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट और इन सबको भी एक स्टेबलाइज करना पड़ेगा, ताकि अब जैसे मान लो वही वाली बात है कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे करता है कि ह्यूमन रिसोर्स अगर आज मटेरियल नहीं होगा तो आदमी काम कैसे करेगा, आदमी भी बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से उन चीज़ों को भी हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अब आता है कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है। तो इन्वेंट्री जो है बेसिकली तीन तरह की है। एक तो है प्रोडक्ट टाइप की, ये नहीं सॉरी इन्वेंट्री फैक्टर्स, इन्वेंट्री पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्वेंट्री पे, तो एक तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट किस तरह का है उस पर डिपेंड कर देगा। कोई प्रोडक्ट जैसे ख़राब नहीं होता है तो हम ज़्यादा भी स्टॉक रख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर ख़राब होने वाला है तो हम कम स्टॉक रखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के एट ए टाइम हमारे को कितना वॉल्यूम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस चीज़ पे वो चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल के बेनिफिट क्या है कि सबसे पहले तो एडिक्वेट मटेरियल सप्लाई हमारे को डिसाइड करते हैं। मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट को कम से कम करना होता है, ठीक है। फैसिलिटेट परचेजिंग इकोनॉमीज, जो परचेजिंग के जो तरीके हैं उसमें हमारे को सस्ती चीज़, क्योंकि अगर जैसे हम इन्वेंट्री मेंटेन कर पाएंगे तो हम सस्ती चीज़ कोई होगी तो उसको ज़्यादा खरीद पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे धान और ये वगैरह होते हैं, ये जैसे गेहूँ वगैरह है तो अप्रैल मई में जनरली, अप्रैल मई में ज़्यादा आते हैं तो उस समय जनरली जो व्यापारी स्टॉक करना चाहेंगे ताकि उस समय सस्ता मिलता है। तो कब हमारे को सस्ता मिले उसको, इकोनॉमी को भी हम उसको उसके हिसाब से एनालाइज करते हैं। एलिमिनेट डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग की डुप्लीकेशन को भी कंट्रोल करता है कि बार बार हमें ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर कर दिया और पता ही नहीं हम दूसरा ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारा कोई रिकॉर्ड रहता है कि हम कितना ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है ना। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्टॉक, हमारे पास जो स्टॉक है उसको अच्छे से अच्छे यूज लेना, ठीक है ना। प्रोवाइड चेक अगेंस्ट द लॉस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो कोई लॉस है तो उसको ध्यान रखना, उसको चेक करना। फैसिलिटेट कॉस्ट अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग में भी इन्वेंट्री का बहुत बड़ा रोल है, तो अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको में हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। इनेबल्स मैनेजमेंट इन कॉस्ट कंपेरिजन, मैनेजमेंट को कॉस्ट कंपेरिजन में हेल्प करता है ये, ठीक है। लोकेट डिस्पोजेज इनएक्टिव ऑब्सोलेट स्टोर्ड आइटम, जो डिस्पोजेज एंड इनएक्टिव ऑब्सोलेट आइटम, जो इनएक्टिव मतलब जो खराब हो गए, जो काम नहीं आ रहे, ऑब्सोलीट मतलब जो अब एक तरह से आउट ऑफ फैशन हो गए, आउट ऑफ यूज़ हो गए, इस तरह की चीज़ों को हटा देना, ठीक है।
कंसिस्टेंट एंड रिलायबल बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिस्टेंट और रिलायबल बेसिस हमारे को इससे मिलता है, ठीक है ना। अब आता है कि टाइप ऑफ इन्वेंट्री कौन सी होती है। तो टाइप ऑफ इन्वेंट्री बेसिकली 3 तरह की होती है। एक तो है आपके पास रॉ मटेरियल जो आ रहा है, रॉ मटेरियल का आपने एक तरह से कितना स्टॉक रखा है, वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है। दूसरी होती है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जब प्रोसेस में चल रहा है तो अलग अलग स्टेज में, जैसे मान लो अगर कोई प्रोडक्ट बनाने में लेथ मशीन पे भी काम हो रहा है, वेल्डिंग में भी काम हो रहा है, तो हर स्टेज पे कितना कितना मटेरियल स्टॉक है, वो भी उसकी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कहलाती। और फाइनली होता है कि फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री, जो कि आपके वेयर हाउस में रहता है, जो कि कस्टमर को सप्लाई करने के लिए तैयार पड़ा है, वो कहलाती है फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री। ये 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। अब आता है कि इन्वेंट्री में कॉस्ट कौन कौन सी होती है, क्योंकि मेनली क्या है कि इकोनॉमी पे ही आ रहा है ना कि क्या क्या कॉस्ट इसके साथ जुड़ी हुई है इन्वेंट्री के साथ। तो इन्वेंट्री के साथ सबसे पहले आता है ऑर्डरिंग या परचेजिंग कॉस्ट। हम क्या करेंगे, कोई भी आइटम खरीदेंगे तो हर बार हमारे को क्या उसका ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर वो ऑर्डर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, तो हर बार ऑर्डर करना और ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, इसमें हर ऑर्डर के साथ एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो वो कॉस्ट कितनी है, वो कहलाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। दूसरी कॉस्ट आती है इन्वेंट्री कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग, जब आपका पास सामान पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, तो स्टॉक पड़ा है तो वो इटसेल्फ उसकी सिक्योरिटी रखना, वो जिस जगह पे पड़ा है तो उस जगह का एरिया घेर रही है, तो वो अपना स्पेस ले रही है, तो उसकी कॉस्ट, वो ख़राब हो सकती है तो उसके कारण से क्या लॉसेस हो सकते हैं, तो वो सारी कॉस्ट, तो वो कहलाती है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। दूसरा होता है आउट ऑफ स्टॉक या शॉर्टेज कॉस्ट। अगर हमारे पास वो आइटम अगर शॉर्ट हो जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल अगर कम हो गया या ख़त्म हो गया तो हमारा क्या आगे का सारा वर्क, सारी मशीनें खाली पड़ी रहेगी, वर्कर जो है वो खाली रहेंगे, क्योंकि उनके पास मटेरियल नहीं तो काम कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ होनी चाहिए। इसी तरह से अगर कस्टमर की तरफ से देखें तो अगर हमारे पास फिनिश फूड की इन्वेंट्री नहीं है और कस्टमर की डिमांड आई तो हम उसको टाइमली दे नहीं पाएंगे। तो इस तरह से और कुछ अदर कॉस्ट भी है जो अपन आगे देखेंगे इनके बारे में डिटेल। ये वही सारी चीज़ें मैंने बताई जी है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में एक्सपेंसेस राइजिंग फ्रॉम इंडेंट, मतलब कोई चीज़ की डिमांड रखना, ठीक है, उसके लिए कॉस्ट होगी। परचेज रिक्विजिशन ऑफ यूजर डिपार्टमेंट टिल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, जो परचेज रिक्विजिशन बाय यूजर डिपार्टमेंट टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर जब तक पूरा नहीं हो जाए उसकी परचेज की रिक्विजिशन देना करना, ठीक है ना। और रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल हमारे पास आ जाएगा तो उसको प्राप्त करना और उसको चेक करना, क्वालिटी चेक करना उसकी कि सही क्वालिटी आई नहीं, ये सारी चीज़ किस में आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट में, ठीक है। इन्वेंट्री केयरिंग कॉस्ट का मैं बता ही चुका हूँ कि जब माल मटेरियल पड़ा है तो उसकी जगह पे की कॉस्ट रहेगी, सिक्योरिटी की कॉस्ट रहेगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट रहेगी, ये सारी कॉस्ट इसमें, कैपिटल कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है आपकी, ऑब्सिलेंस के वो मतलब आउट ऑफ फैशन हो जाए कोई चीज़, ठीक है, डिटोरिएशन हो सकती है, वो ख़राब हो जाए पड़ा पड़ा, ठीक है, उस पर टैक्स, इन्वेंट्री पे पैसा इन्वॉल्व होता है, टैक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं, उसका इंश्योरेंस भी करवाना पड़ सकता है, स्टोरेज और हैंडलिंग की कॉस्ट लगती है, तो इस तरह से ये सारी कॉस्ट लगती है। इसी तरह से आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट का भी ये मैंने बताया ये कि अगर वो चीज़ शॉर्ट हो गई तो हमारी मशीनें ख़राब बेकार हो सकती है, अगर फिनिश प्रोडक्ट शॉर्ट है तो हम कस्टमर को टाइम पे दे नहीं सकते, तो कस्टमर हमारा किसी और सप्लायर के पास जा सकता है, तो हमारे को कस्टमर का नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट भी आती है। और अदर कॉस्ट जो आती है उसमें ये है कि एक तो है ओवर टाइम पेमेंट्स, ले ऑफ मतलब किसी को हटाने का, और आइडल टाइम, अगर हमारे पास मटेरियल नहीं, स्टॉक नहीं है तो हमारे को मटेरियल आइडल टाइम की वो कॉस्ट आती है, वो आती सारी, ठीक है। मशीन सेटअप कॉस्ट, हर बार जब मशीन चलती है तो उसका जो सेटअप कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। स्टार्टअप स्क्रैप जनरेटेड फ्रॉम द गेटिंग प्रोडक्शन रन स्टार्टेड, ठीक है, कई बार स्क्रैप जो होता है उसकी कॉस्ट, ठीक है। ओवर स्टॉकिंग कॉस्ट, कई बार ओवर स्टॉक कर लिया तो उसकी कॉस्ट, तो ये अदर कॉस्ट है, ये इसमें इंक्लूड होती है। अब आता है कि हमारे को इसके बेस पे हमारे को सबसे जो चीज़ है जो मैंने शुरू में ही बताया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिससे कि हम हर बार उतना ऑर्डर करें तो हमारे को जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम आएगी, तो वो हमारे को निकालना। तो ईओक्यू और फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी कॉस्ट इज ए टेक्निक ऑफ ऑर्डरिंग वेन एवर स्टॉक रीचेज ए रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट वो होता है कि जब हमारा एक निश्चित लेवल पे पहुंच गया तो हम उसको क्या वापस ऑर्डर कर दे, तो वो जो हमारे पास स्टॉक है जब खत्म हो उससे पहले पहले हमारे पास नया स्टॉक आ जाए, ठीक है, ये कहलाता है रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डील्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड द हैंडलिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल पे हमारे को उसकी ले मतलब कहने का कम से कम कॉस्ट हमारी आए, इसको चीज़ें, ठीक है। इन दिस टेक्निक द ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज लार्जर देन ए सिंगल पीरियड्स रिक्वायरमेंट सो दैट द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट बैलेंस आउट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और बैलेंस, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री रखते हैं उसकी कॉस्ट और हर बार ऑर्डर करते हैं उसकी कॉस्ट का बैलेंस हो जाए और वो हमारा मिनिमम है। बेसिकली क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जितने ज़्यादा ऑर्डर होंगे उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और ऑर्डर को हम कम करेंगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसका हमारे को देखना पड़ेगा। अपन एनालिसिस में भी देखेंगे, अभी है ये ग्राफ में आपको क्लियर दिख जाएगा। इस ग्राफ में आप देखेंगे तो ये जो है ये है रेड लाइट है, ये आपकी इन्वेंट्री सॉरी कैरिंग कॉस्ट है कि एक बार में आप मतलब जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी इस तरह से, ये इस तरफ क्वांटिटी है इस तरफ कॉस्ट है, तो जैसे जो जो हमारा स्टॉक बढ़ता जाएगा तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये जो कॉस्ट है ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, तो जो जो क्वांटिटी बढ़ रही है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसी तरह से ऑर्डर कॉस्ट, अगर हम हमारे क्वांटिटी एट ए टाइम हम ऑर्डर कम करें तो क्या होगा, ऑर्डर ज़्यादा करने पड़ेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जो जो हमारी क्वांटिटी ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो ऑर्डर्स कम होते जाएंगे, ऑर्डर कम होते जाएंगे तो वो कॉस्ट कम होती जाएगी। तो इस तरह से ये जो है ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है। और ये जो है ये है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो गई, इस ये प्लस ये, तो किसी भी स्टेज पे जैसे यहाँ पे ये तो हो गई आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और ये हो गई आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों मिला के इस पॉइंट पे यहाँ पे आएगी, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें अगर अपन टोटल कॉस्ट देखें तो इस पॉइंट पे ये क्या है, मिनिमम है। तो इस मिनिमम पॉइंट पे जो क्वांटिटी है ये कहलाता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये कहलाता है ईओक्यू। इसको आप एनालिसिस से भी देख सकते हैं कि इस एनालिसिस में हमने ये एजम्पशंस माने हुए हैं कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। हमने ये माना कि डिमांड कांस्टेंट है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं, डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती, ठीक है। लीड टाइम इज कांस्टेंट। लीड टाइम इसमें बेसिकली वो है कि जब आपने ऑर्डर किया और आपको मटेरियल मिला उसके बीच का जो टाइम है वो कहलाता है लीड टाइम। तो वो हमने क्या फिक्स मान रखा है, जबकि ये भी वेरी हो सकता है, ठीक है ना। प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट, हमने यूनिट की प्राइस को कांस्टेंट माना, जबकि वो भी मार्केट के अकॉर्डिंग वेरी करती है, ठीक है ना। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, हमने इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो निकाली वो एवरेज इन्वेंट्री पे निकाली, क्योंकि एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है फिर कम होती जाएगी, तो उसकी जो एवरेज है उसको हमने मानते हुए एवरेज कैरिंग कॉस्ट मानते हैं अपन, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आर कांस्टेंट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पर ऑर्डर हमने कांस्टेंट मानी है, हर ऑर्डर के साथ कई बार वेरी कर सकती है ये चीज़ भी, तो हमने ये एजम्पशंस है ये, ठीक है। ऑल डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी सेटिस्फाइड, नो बैक ऑर्डर, हम ये मानते हैं कि जितना भी ऑर्डर आया वो सारा का सारा चला गया वापस, उल्टी बैक ऑर्डर नहीं आ रहा है कि आपका रिटर्न नहीं हो रहा है कोई माल, वो चीज़ हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बेस पे हम इसको एनालाइज करते हैं, तो हमारी जो टोटल एनुअल कॉस्ट होती है, बेसिकली यहाँ पे ये देखो टीसी जो है वो टोटल कॉस्ट है, डी है डिमांड, डी क्या है एनुअल डिमांड, सी है कॉस्ट पर यूनिट, क्यू है ऑर्डर क्वांटिटी एट ए टाइम जितनी ऑर्डर, एस है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर पर सेटअप, एक बार में कॉस्ट कितनी प्लेस कर रहे हैं वो है, ठीक है। और एच है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो अगर जैसा आपने क्यू टोटल क्वांटिटी डी इंटू सी, मतलब एनुअल डिमांड डी है और कॉस्ट ये है, तो ये तो हो गई आपकी डी इंटू सी जो हो गई, इसकी क्या हो गई आपकी टोटल परचेज कॉस्ट हो गई, ठीक है ना। अब आपने मतलब एट ए टाइम क्यू ऑर्डर किया तो एवरेज कितना हो जाएगा, वापस जीरो आएगा, तो क्यू टोटल मैक्सिमम क्वांटिटी हो गई आपकी क्यू और मिनिमम होगी जीरो, तो एवरेज कितनी हो गई क्यू बाई टू, तो हमने इसको एवरेज मान लिया, और ये उसकी क्या हो गई एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो क्यू बाई टू इंटू एच ये हो गई एनुअल होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कह सकते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास साल भर की डिमांड है डी, एक बार में हम ऑर्डर करें क्यू, तो टोटल ऑर्डर कितने करेंगे डी बाई क्यू है, और एक ऑर्डर की कॉस्ट है एस, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई डी बाई क्यू अपॉन एस, तो ये हो गई हमारी क्या टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट को हमारे को मिनिमम रखना है, तो ये मिनिमम कैसे रख सकती है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि इस टीसी का डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको किसके रेस्पेक्ट में क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्यू के रेस्पेक्ट में, तो क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो हो जाएगी जीरो, ये आएगी और ये आएगी, और ये
मिनिमम को होगी जब इनका डिफरेंशिएट जो है वो 0 हो। तो उसको हम इक्वेट करके और निकालेंगे तो फाइनली हमारी EOQ की वैल्यू ये आएगी, ये हमारी EOQ की वैल्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये आएगी। तो इस तरह से हम इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये तो है एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल, लेकिन इसके अलावा भी इन्वेंट्री के और भी कुछ तरीके हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।